हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहां हम लोगों ने नीट और क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोगों ने बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां पर मैंने फर्स्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल को इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले सेशन में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज का ये सेशन नंबर 2 होगा या वीडियो नंबर 2 होगा बायोमॉलिक्यूल का, जहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन को डिस्कस करूँगा, क्योंकि एमाइनो एसिड ये जो है ये आएगा किसके अंदर में, तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के अंदर में। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, वो कंपोनेंट बायोमॉलिक्यूल का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसका साइज अप टू 800 डाल्टन होता है, और ये एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसका साइज ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन होता है, और ये इनसॉल्युबल इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग रेटेंटेट भी बोलते हैं। इस सब हम लोगों ने डिस्कस किया है ये वीडियो नंबर 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो को देखिए, तब ये इस वीडियो के ऊपर आइए तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये भी बात किया था कि अगर एक सेल के अंदर एनालिसिस करें लिविंग सेल्स के अंदर, तो सबसे मेजर कंपोनेंट यहाँ पे वाटर होता है, वाटर के बाद में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के बाद में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके बाद में लिपिड होता है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग आज बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले प्रोटीन को देखेंगे, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इस ऑर्डर में जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वाटर बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये केमिकल मेजर केमिकल मॉलिक्यूल या कंपोनेंट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं जो वाटर है यहाँ पर। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आ रहे हैं कि प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पर एक टर्म के बारे में समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये क्या होता है, और इसी से रिलेटेड दूसरा एक टर्म है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं जो इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। ये इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर आएगा कार्बोहाइड्रेट, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, या प्रोटीन, या न्यूक्लिक एसिड, या लिपिड। ये अगर नहीं रहेंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। इनका रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस में है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन इसके अपोजिट सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं दैट इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये लेटर पार्ट में बनते हैं, लेटर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ, क्योंकि ये इनका स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन नहीं ज़्यादा हाई होता किसी भी सेल्स के अंदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं टैनिन, ऑयल, रेजिन, गम, सेंट, ये जैसे सैंडलवुड या ऑसिमम, तुलसी के प्लांट का, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे अल्कोलॉइड्स भी हैं जो कि ड्रग की तरह काम करते हैं। तो बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसेंशियल नहीं होता, ये डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली ये कब किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। जितना ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज़ करेंगे वो डिफेंस की तरह काम करेंगे अगेंस्ट पैथोजन, क्योंकि प्लांट को बहुत सारे पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, और उनसे बचने के लिए प्लांट अपने बॉडी के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है, जिससे वो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनके ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनके सर्वाइवल में एक इसेंशियल रोल या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर नॉट इसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। सबसे पहले हम लोग इस मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में समझें कि ये बना होता है, प्रोटीन बना होता है एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल है, उससे छोटा अगर रहेगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। उसी तरीके से हर एक प्रोटीन अपने इंडिविजुअल एमाइनो एसिड से बना होता है, विच इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या कह सकते हैं हम लोग? एमाइनो एसिड। और एमाइनो एसिड बेसिकली ये माइक्रोबायो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा। ये एमाइनो एसिड जो होते हैं इनको ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के चेन हो या कार्बन उनके डेरिवेटिव्स हो, कार्बन कार्बन या उनके डेरिवेटिव्स। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर मीथेन के डेरिवेटिव्स हैं। इसको सबसे आसानी से समझ सकते हैं, मीथेन डेरिवेटिव। जैसे मीथेन का क्या होता है? CH4, एक H इधर होता है, एक H यहाँ होगा, HNH। तो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं इस मीथेन को डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस मीथेन में जो चारों OH है उसको रिप्लेस करते हैं। तो ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, साइड वाले को रिप्लेस करते हैं NH3 या NH2 से। इस तरफ में हम लोग H ही रखें, और यहाँ पर इस वाले को नीचे वाले की तरफ से यहाँ पर हम लोग इसको R साइड चेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। ये बोलते हैं एमाइन ग्रुप, ये बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला क्या है? ये तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं C अल्फा कार्बन या सेंटर कार्बन। ठीक है, जिससे सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक एसिड है और एक एमाइन है, इसी की वजह से इसको हम लोग एमाइनो एसिड बोलते हैं। एमाइनो एसिड, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो सेंटर कार्बन से अटैच है, C अल्फा से अटैच है। तो ये जो एमाइनो एसिड है, अब R को चेंज करती चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? तो कोई भी सेंटर कार्बन पर अगर एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको हम लोग एमाइनो एसिड बोलेंगे। और एमाइनो एसिड के टोटल नंबर जो होते हैं 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड, जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट R साइड चेन जो होता है, इसको हम लोग अगर चेंज करते चले जाएं तो एमाइनो एसिड भी अलग होता जाएगा। बाकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन सेम होंगे, ये R को चेंज करते चले जाएं तो डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड बन लेंगे। ये टोटल जो है 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। ऐसे तो मोर देन 300 एमाइनो एसिड है, लेकिन इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड का मतलब होता है दोज एमाइनो एसिड which are part of protein synthesis या part of protein, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये सारे एमाइन ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं। वो कैसे बेसिस पे डिसाइड किया गया है? तो टाइप ऑफ एमाइनो एसिड को अगर आप समझें 5 मेजर कैटेगरी में, पहला जो है इसको बोलते हैं नॉन पोलर एमाइनो एसिड। दूसरा कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं पोलर एमाइनो एसिड। तीसरा कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं एसिटिक एमाइनो एसिड। चौथा ग्रुप जो है उसको बोलते हैं बेसिक एमाइनो एसिड। और लास्ट 5th ग्रुप जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एरोमेटिक एमाइनो एसिड। तो 20 एमाइनो एसिड जो स्टैंडर्ड है, यही 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले को समझते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर वो एमाइनो एसिड होते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों होंगे? क्योंकि इनके साइड चेन में लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक कार्बन होता है। तो एलिफेटिक कार्बन होने की वजह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, क्योंकि अगर एलिफेटिक कार्बन इंक्रीज करे उनका साइज
तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा GAFVLIM, ये मेरा याद रखने का तरीका है। अब ये जितने भी यहाँ पर 7 अमाइनो एसिड हैं, ये सब नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। न्यूट्रल भी रहेंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये न्यूट्रल भी, समटाइम इनको न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो न्यूट्रल ये भी होगा और ये पोलर भी होगा, ठीक है, इनमें ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पहला क्या है, ग्लाइसिन, याद रखना है, एलानीन, प्रोलीन, उसके बाद में वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और लास्ट में मेथियोनिन। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो जितने भी सब में एलिफेटिक कार्बन है, इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये है। क्योंकि मेथियोनिन का अगर स्ट्रक्चर देखें, COOH NH2 CH2CH2CH2SCH3, ये है मेथियोनिन। तो ये पूरा का पूरा क्या है, R ग्रुप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सल्फर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये 7 यहाँ पर अमाइनो एसिड जो हैं वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। अब आते हैं पोलर अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड सॉल्युबल इन वाटर होंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि सॉल्युबल करा देते हैं इस अमाइनो एसिड को, जिसमें आएगा सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीनीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामीन। फुल फॉर्म सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीनीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामीन। अब इन सब में क्या फंक्शनल ग्रुप, सेरीन में क्या है, सेरीन में OH है साइड चेन में, थेरियोनिन में भी OH है, तो ये तो वाटर सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा वाटर के साथ। सिस्टीनीन में सल्फोहाइड्रल ग्रुप होता है, SH ग्रुप, इसको बोलते हैं सल्फोहाइड्रल ग्रुप। अब यहाँ पर ये भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर अमाइनो एसिड दूसरा कौन सा है, तो 2 सल्फर अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एक है मेथियोनिन, ये जो नॉन पोलर में आ रहा है, इनसॉल्युबल होगा, और दूसरा होगा सल्फर किसमें, सॉल्युबल वाले में, पोलर अमाइनो एसिड में, जिसका एग्जाम्पल है सिस्टीनीन। उसके बाद ग्लूटामीन में एमाइड लिंकेज होते हैं, एमाइड CONH2। इसी तरीके से ग्लूटामीन और एस्पाराजीन, ये एस्पाराजीन में भी एमाइड लिंकेज होता है। तो एस्पाराजीन और ग्लूटामीन में एमाइड लिंकेज, सिस्टीनीन में सल्फोहाइड्रल ग्रुप, और S और T सेरीन और थेरियोनिन में OH। अब OH सल्फोहाइड्रल या एमाइड लिंकेज की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब आ रहे हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें साइड चेन में एक्स्ट्रा COOH हो, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से ये एसिड प्रॉपर्टी होते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे अगर COOH NH2H और ये वाला साइड से CH2COOH, ये अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा एस्पार्टिक एसिड के अलावा ग्लूटामिक एसिड, जिसको ग्लूटामेट भी बोल सकते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आता है एसिडिक अमाइनो एसिड में। अब आ रहे हैं हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें साइड चेन में एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप हो। अगर साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो एसिडिक, और एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप हो तो ये बेसिक। बेसिक अमाइनो एसिड में सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लिख देता हूँ, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये सब में साइड चेन में एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप है। जैसे अगर लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, सबका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, COOH NH2H, ये तो सभी में रहेगा एमाइन ग्रुप। अब R ग्रुप लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH2 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 CH2, उसके बाद एक्स्ट्रा NH2। तो ये
अब यहाँ पर NH3 हो सकता है और प्लस साइन लगा सकते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक वाला पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा साइड चेन में क्या है, एमाइन ग्रुप, और एमाइन ग्रुप जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। ठीक है, अब आ रहे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसा नाम बता रहा है कि इनमें साइड चेन में यहाँ पर फेनाइल ग्रुप होगा, या एरोमेटिक साइड चेन में क्या होगा, एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पर आएगा फेनाइल एलानीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये 3 कैटेगरी इसमें आ गए। तो अब काउंट कर लीजिए, पहला वाले में कितना है, 7, यहाँ पर नॉन पोलर अमाइनो एसिड में 7, और उसके बाद में पोलर वाले में कितना है, तो पोलर वाले में ये 5, तो 7 5 12। एसिडिक में 2 होंगे, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, तो 12 2 14। बेसिक वाले में 3 है, तो 14 3 17, और एरोमेटिक वाले में भी 3 है, तो टोटल हो गए 20। तो 20 अमाइनो एसिड ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड। जितने भी 20 अमाइनो एसिड है इन ह्यूमन की बात करो, मैमल, सारे हम लोग नहीं बना सकते। कुछ होते हैं जो कि नॉट मेड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में नहीं बनता, और कुछ होता है मेड बाय आवर बॉडी। तो अगर जो हमारे बॉडी में नहीं बना तो वो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड नीड टू बी टेकन, क्योंकि हम लोग नहीं बना सकते, फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ये बहुत बार पूछता है, तो हाफ आउट ऑफ 20 10 आर इसेंशियल, 10 आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लिस्ट नाम याद रखना है। इसमें भी जो 10 में से 8 को आप इसेंशियल लिखेंगे, मतलब चाहिए, और 2 जो है वो सेमी इसेंशियल है। सेमी इसेंशियल का मतलब बहुत ही स्लो सिंथेसाइज होगा, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, स्लो सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, तो इसलिए हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो सिंथेसाइज हो रहा है। तो अब आते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले नॉन पोलर अमाइनो एसिड में जो ये वाला मेरा याद रखने का जो है, ये 7 अमाइनो एसिड में से कौन कौन से इसेंशियल है देख लीजिए। पहला है वैलिन, ल्यूसीन, ये लास्ट के सब वैलिन से बाकी सब हो जाएंगे, तो ये 4, तो वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और मेथियोनिन, तो 4 यहाँ हो गए। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, मेथियोनिन। ठीक है, ये नॉन पोलर है। अब आ रहे हैं पोलर कैटेगरी में। तो पोलर कैटेगरी में था सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीनिन, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन। तो इसमें जो इसेंशियल है सिर्फ एक, थेरियोनिन। कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 और 5। अब पोलर के बाद में आते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड, और इसमें था एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, या एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें से कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। उसके बाद आते हैं बेसिक, यस बेसिक अमाइनो एसिड में है। बेसिक में लाइसिन भी है, अर्जिनिन भी है और हिस्टिडीन भी है, लेकिन हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल है, ये बहुत ही स्लो करता है सिंथेसाइज, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड में जो 2 हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्पाराजीन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, लाइसिन जो होगा, लाइसिन यहाँ पर ये इसेंशियल अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर एरोमेटिक। एरोमेटिक में फेनाइल एलानीन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दोनों इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो बस हो गया ये 8। तो वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन 4, और उसके बाद में थेरियोनिन 5, उसके बाद लाइसिन 6, और यहाँ पे फेनाइल एलानीन और ट्रिप्टोफैन 7 और 8, और इस पर अर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल है, तो 2 10, टोटल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल, इसको ज़रूरत नहीं खाने के लिए, ये हमारा बॉडी खुद बना ले रहा है,
तो इसके अलावा जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड या फिर टायरोसिन, ये सब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जो अमीनो एसिड हैं वो डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है। अमीनो एसिड कैन बी एट डिफरेंट फॉर्म एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच में इसका डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि ये किस फॉर्म में रह सकता है। तो यहाँ पर अगर ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, ये जनरल अमीनो एसिड है, तो जनरली जब बफर में रखते हैं तो उसको पीएच चेंज करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक पीएच होगा। तो एसिडिक कंडीशन में याद रखना है कि यहाँ पर ये कन्वर्ट कर जाता है एसिडिक कंडीशन में। तो CCOOH तो रहेगा ही, H NH2 में NH3 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस चार्ज एट एसिडिक कंडीशन। ये होता है एसिडिक कंडीशन, जैसे एसिडिक पीएच पर। तो एसिडिक पीएच पर ये पॉजिटिव चार्ज, एमाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज इस पर क्या होगा, +1। अब फिर आगे बढ़ें, बेसिक की तरफ जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ये आएगा कि जब यहाँ पर COO- हो, NH3 प्लस हो, H हो और R हो, ये, तो इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। नेट चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस ये प्लस और माइनस, न्यूट्रल नहीं, इट इज़ नॉट न्यूट्रल। तो -1 और +1 को मिला दे तो नेट चार्ज 0। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ एक ही मॉलिक्यूल पर है। तो COO- पर -1 चार्ज और NH3 पर +1 चार्ज, तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इस ज्विटर आयन कंडीशन को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये कभी भी मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो क्यों, क्योंकि इस पर नेट चार्ज क्या हो गया, 0। पॉजिटिव या नेगेटिव रहता तभी मूव करता। अब ये नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0, और इसीलिए कभी भी ये मूव नहीं करता। तो ये बहुत पूछता है कि ज्विटर आयन या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या मॉलिक्यूल मूव करता है, आंसर है नहीं, ये मूव नहीं करेगा। अच्छा, अब उसके बाद में और ज़्यादा बेसिक की तरफ मूव करें, तो ये एसिडिक पीएच था, ये इसका पीएच कुछ होगा, सपोज यहाँ पे +1, एसिडिक पीएच +1 लिख दिया, एसिडिक ये पीएच। उसके बाद में जब आगे गए तो ये 5 के पास में आया या 4 के पास में आ गया, और अब यह 7 या 8 बेसिक पीएच पर आ गया। तो अब यहाँ कंडीशन क्या होगा, COO- और यहाँ से प्रोटॉन लूज कर जाएगा, NH2 -H और ये H और R। तो इसका क्या हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज -1। तो सेम मॉलिक्यूल +1, 0 और -1 चार्ज शो कर रहा है। तो अमीनो एसिड शोज these are the different form of amino acid at different pH। वो +1 भी शो कर सकता है, 0 भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। ये हमेशा एसिडिक कंडीशन में शो करेगा, ये हमेशा बेसिक कंडीशन में शो करेगा, और ये इन बिटवीन में शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं PI वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। होप सो ये समझा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी भी अमीनो एसिड न्यूट्रल नहीं रह सकता। अमीनो एसिड कैन नॉट बी न्यूट्रल इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल पीएच है, उसकी वजह से या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आ रहे हैं कि यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि अमीनो एसिड का क्या है। अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 18 से 800 डाल्टन तक जो भी रहे वो सब क्या होंगे, सब माइक्रो बायो मॉलिक्यूल में आएंगे। तो सबसे हेवी अमीनो एसिड कौन है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। और सबसे लाइट क्या है, सिंपलेस्ट कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड
वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद नेक्स्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है? एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिन क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि इसमें COOH NH2 के अलावा H है और R के जगह पर H है। यहाँ पर जो साइड चेन R था उसकी जगह पर यहाँ H है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो अमीनो एसिड है आपस में क्लब करके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म डाइपेप्टाइड बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एमाइड लिंकेज होता है। तो इसको समझते हैं कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड में जैसे C यहाँ पर H, यहाँ पर R, COOH और NH2, ये R1 फर्स्ट अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये कंबाइन कर रहा है दूसरे अमीनो एसिड के साथ में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? NH और इस तरफ H, तो NH2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में CH R COOH। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये H ऑफ अमाइन ग्रुप एंड OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? वाटर। ये वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो गया। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए लॉस ऑफ वाटर होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। और उसके बाद में दोनों पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड हो जाएंगे। NH2 CH R1 C डबल बॉन्ड O, इस तरफ में आएगा NH C, यहाँ पर H और उसके बाद में COOH और यहाँ पर R2, और ये वाला बेसिकली है पेप्टाइड बॉन्ड जिसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। होप सो ये समझा। अब इसी तरीके से डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड, इसी तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते चला जाएगा और आगे ये प्रोटीन ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, और उसके बाद ओलिगोपेप्टाइड और उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड। तो ये वाला हमेशा एक एन टर्मिनस होगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये कहीं ना कहीं ये एन टर्मिनस होगा। एन टर्मिनस को हमेशा हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एंड पर ही कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी लास्ट होगा तो कार्बोक्सिलिक एंड लास्ट में होगा। ये है एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक टर्मिनस या फिर शॉर्ट फॉर्म में सी टर्मिनस। तो प्रोटीन का सी टर्मिनस होता है एंड वाला पॉइंट, और एन टर्मिनस होता है एमाइन टर्मिनस। ये एमाइन टर्मिनस है, एमाइन वाला एन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो एंड होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि ये पेप्टाइड क्या होता है। तो यहाँ पर एक टर्म को समझना, ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड होता है जब 9 अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। और मोर देन 9 हो गया, 9 से अप टू 50 तक 50 अमीनो एसिड लिंक्ड हो गए, तब इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। आपका मतलब क्या है? प्रोटीन की जगह पॉलीपेप्टाइड भी यूज़ कर सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड की जगह प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मतलब होता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है।
ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया अमीनो एसिड माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको प्रोटीन को देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन में बस इतने तक। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।